हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं और हम कंटिन्यूसली क्लासेस कर रहे हैं, तो उसी में आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीटली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को डिटेल में। तो चलिए चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होती क्या है। आप लोगों ने करंट सुना है, घर में भी आप देखते हो, आपके पास कितने सारे वायर है, सर्किट है ना। करंट फ्लो हो रहा है, लाइट आ रही है, जा रही है। तो करंट बेसिकली होता क्या है, इसको आज अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, सो पहला हमारा डेफिनेशन आज का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा टर्म हम समझ लेते हैं। जो भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से कुछ क्या होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, है ना। कंडक्टर इंसुलेटर तो आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा हुआ है। तो कंडक्टर कौन, कैसी ऑब्जेक्ट को हम कंडक्टर बोलेंगे, तो कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से क्या होते हैं, करंट को इजिली फ्लो होने देते हैं, है ना। उनको हम कंडक्टर या चालक कहते हैं। या फिर करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है, या फिर उसमें से क्या होगा, हीट भी बहुत अच्छे से फ्लो हो सकता है। तो ये ऐसी सारी वस्तुएं या ऐसी ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाती है, हमारी कंडक्टर कहलाती है। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रही हूँ, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज चार्ज, है ना। चार्ज, वर्ड चार्ज को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स, इससे पहले हम लोगों ने अभी कौन सा पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, हर एलिमेंट में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन देखा था। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, किसी भी चीज में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है ना, आवेश फ्लो हो रहा है। चार्ज का मतलब ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जिस पर होता है न्यूट्रल चार्ज। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, इन्हीं को आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। कंडक्टर हमने पढ़ लिया, कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे, मतलब चार्ज को फ्लो होने दे। ठीक है, अब डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में, जैसे मैंने कोई कंडक्टर लिया है, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया। यूनिट टाइम में क्या होगा, यूनिट टाइम में ये कंडक्टर अपने अंदर से क्या होने दे, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने दे, चार्ज को फ्लो होने दे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, देखो ये हमारा क्या है, पूरा कंडक्टर है। ये हमने इतना बड़ा कंडक्टर लिया हुआ है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, सर्किट बना दिया है, और यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट की है। बिना विदाउट बैटरी के करंट तो फ्लो होगा नहीं, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये बैटरी कनेक्ट की, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब करंट आपका कहाँ से फ्लो होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा। करंट मतलब चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इस कंडक्टर में जाएंगे। अब इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे करंट आ गया, तो हमेशा क्या होता है, जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। ठीक, अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में क्या हो रहा है, ये चार्ज हमारा क्या हो रहा है, इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या फिर विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आप लोगों को, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आई आपका क्या है, करंट है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स है, और टी क्या है हमारा, टाइम है।
तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको यहाँ दिख रहा होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो हमने ये कंडक्टर लिया हुआ है ना, इस कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पहले से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से तो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और यहाँ कंडक्टर में भी पहले से कुछ करंट मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक। तो अब जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, बैटरी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस निकलना स्टार्ट होंगे। तो देखो ये तो आपके डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का। विद्युत धारा आपकी ऐसे बह रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा वो आपका अपोजिट होगा। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो हमें समझना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का या विद्युत धारा का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो एम्पियर होता है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो करंट इज मेजर्ड यूजिंग एन एमीटर। अब हम करंट को मेजर कैसे करेंगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है ना। तो हमें अगर यहाँ पे पता करना है कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एमीटर लगा देंगे, ठीक है। एमीटर जोड़ देंगे तो हमें वो करंट बताएगा कि कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। थर्ड पॉइंट, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारा एमीटर होता है वो हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, कौन से श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। जैसे यहाँ पे देखिए एमीटर है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो हमेशा एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, और एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा जुड़ेगा, ठीक। किसी भी सर्किट में अगर आप एमीटर जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या करोगे, बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव कनेक्ट करोगे, और एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे, तब आपका सर्किट क्या होगा, सही होगा, नहीं तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। अब करंट की कुछ यूनिट है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया है 1 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर है और ये माइक्रो एम्पियर है। तो मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ है, और माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6। ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और ये एमीटर वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि एमीटर आपका हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, और एमीटर का हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो आपके बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा, और एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, ठीक। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट था जिसको हमने अभी समझ लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने और क्या क्या चीजें देखी है, चार्ज देखा है, टाइम देखा है। टाइम तो सबको पता ही है, चार्ज आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस डेफिनेशन को आप और शॉर्ट में और क्रिस्प में कैसे बता सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पियर। एम्पियर क्या है, अभी हमने पढ़ा, एम्पियर ऐसा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस यूज करते हो, है ना। आपको कोई मास वेट मेजर करना है तो आप ग्राम यूज करते हो, किसी लिक्विड चीज के लिए लीटर यूज करते हो, है ना। तो वैसे ही हमारा जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जो है, उसे हम मेजर किससे करते हैं, एम्पियर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको बोला जाए कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, अभी हमने करंट पढ़ा है, करंट होता है I = Q/T। ये हमारा करंट था, ये चार्ज है, ये टाइम, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, हमारा करंट है।
अब इसी में हमको जो करंट है, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। हमें एम्पियर को डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज अक्रॉस अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट क्या होगी, जब किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। ठीक, स्पेलिंग गलत हो गई थी। चलिए देखिए, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर करंट क्या होती है। तो जब किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश या 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, देखिए I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, इसी को I मतलब करंट, तो हम करंट कितना दे रहे हैं, 1 एम्पियर इक्वल्स टू कूलम्ब, ये मैं कूलम्ब लिखी हूँ COUL, ठीक है। कूलम्ब क्या है, आवेश, जो हमारा चार्ज है उसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 एम्पियर का, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक। तो 1 एम्पियर हमने डिफाइन कर लिया कि 1 एम्पियर क्या है, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज या 1 कूलम्ब आवेश अगर कहीं से फ्लो हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट बोलेंगे, ठीक है। 1 एम्पियर धारा या 1 एम्पियर करंट होता है। अब इस पर एक क्या है, देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ 0.4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट फॉर 10 मिनट देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द करंट। चार्ज हमें निकालना है। देखो एक कंडक्टर दिया है, एक कंडक्टर हमने ले लिया, चालक ले लिया, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, 0.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पियर, कितने समय में, 10 मिनट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। 10 मिनट में 0.4 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है, हमें चार्ज निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है फॉर्मूला, मुझे निकालना क्या है, क्यू। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I टी इक्वल्स टू क्यू, फॉर्मूला ये हो जाएगा। मुझे क्यू चाहिए तो, ठीक है। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू टी। ये कहाँ से आया, यहाँ से। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, इसको हमने क्यू निकालने के लिए क्या किया है, I और टी को एक तरफ भेज दिया। तो क्यू इक्वल्स टू I इंटू टी हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला चार्ज निकालने के लिए, आवेश निकालने के लिए। अब हमको गिवन क्या है, करंट दिया है 0.4 एम्पियर, टाइम दिया है 10 मिनट्स। अब देखिए टाइम हमने 1 सेकेंड पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा। देखिए 10 मिनट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 10 इंटू 60 करना पड़ेगा। 10 इंटू 60 करेंगे तो 600 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 600 सेकेंड हो गया। चलिए इसको मैं लिख देती हूँ, 10 इंटू 60, इसको 60 सेकेंड से हमने मल्टीप्लाई किया है मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो ये 600 सेकेंड हो गया। अब Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, हमें I की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है। I की वैल्यू कितनी है, 0.4 एम्पियर रख दिया, इंटू T की वैल्यू कितनी है, 600। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q चार्ज कितना आएगा, 240 कूलम्ब। ये C क्या है, कूलम्ब है, ठीक है। आवेश, चार्ज का SI यूनिट। तो Q इक्वल्स टू 240 C, 240 कूलम्ब हमारा क्या होगा, इस कंडक्टर से करंट फ्लो, सॉरी चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। आवेश इतना फ्लो होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एमीटर है, ठीक है। एमीटर देखिए यहाँ पे A दिख रहा है और यहाँ पे स्मॉल m, तो ये मिली एमीटर है। ऐसा ही क्या होता है, एक माइक्रो एमीटर भी आता है। तो मिली एमीटर है, इसमें हमको क्या पता चलेगा, जो भी यहाँ पे रीडिंग शो होगी, ठीक, ये हमारा एमीटर है, ये क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें ये बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी रीडिंग फ्लो शो हो रही होगी वो किस में शो होगी, एम्पियर में शो होगी, ठीक है।
क्योंकि जो आपका एसआई यूनिट होता है करंट का वो क्या है, एम्पियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कंपोनेंट है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी सर्किट बना रहे हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, घटक की आप इनका यूज़ करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, शेल। ठीक है, शेल है, ये आपका नेम है, ये उनका डायग्राम है और ये उनका क्या है, साइन है कि आप जब इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं। अब जैसे आपको घर में कोई भी सर्किट बनाना है तो वहाँ तो आप सेल कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, बल्ब कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पेन कॉपी में बनाने बोला जाए कि आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो वहाँ पे आप सेल, बैटरी या बल्ब तो कनेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इन सब साइन का यूज करना है। ठीक, तो समझते हैं, चलो ये साइन सारे आपको याद होने चाहिए कि सेल को कैसे शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा शेल है। ठीक है, शेल को आप कैसे डिनोट करोगे, एक टर्मिनल आपका बड़ा होगा, एक छोटा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, दो टर्मिनल्स होते हैं। सेकेंड हमारा कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर को हम कैसे शो करेंगे, इस तरीके से, ये कनेक्टिंग वायर है। जॉइनिंग वायर, जैसे एक तार में आप दूसरा तार ले आके जोड़ रहे हो तो आप कॉपी पेन डायग्राम में उसको कैसे शो करोगे, ये है आपका एक वायर और इसमें आपने एक ले आके कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को आपको कैसे शो करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बल्ब। उसके बाद ये हमारा बल्ब है। इसके बाद क्या है, की स्विच ऑन। अब देखिए की बोलो या फिर आप स्विच बोलो, बटन होता है ना, तो वो या तो ऑन होगा ऑफ होगा। तो की जो आपका स्विच ऑन है वो ऑन कैसे होगा, आपने देखो यहाँ पे ये टच है, कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी हमने डॉट, या तो इस तरीके से बना दो और या तो ये बना दो, दोनों में से कोई भी साइन आप यूज करते हो स्विच ऑन के लिए। स्विच ऑफ में क्या करोगे, इसको हमने उठा दिया और यहाँ से हमने डॉट हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्विच ऑफ। इसके बाद देखो क्या है, फ्यूज। फ्यूज के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर अगर बीच में आप V लिख देते हो तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा, और बीच में A लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर के भी दो साइन है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर मतलब इस तरीके से आपको बनाना है, ये हमारा रजिस्टर या रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद बैटरी। बैटरी कैसे बनाते हैं, जब आप एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन सेल को जोड़ा गया है, तब जाके आपकी क्या हुई है, बैटरी फॉर्म हुई है। ठीक है, तो एक से ज्यादा जब आप क्या करते हैं, सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। ये सारे डायग्राम आपको याद रखने, जैसे आपको बोला जा रहा है एक सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो सर्किट में आपके क्या होगा, एक बैटरी या सेल होगी। ठीक है, देखिए सर्किट डायग्राम आप बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें एक बैटरी या फिर सेल होगी, तो मैं यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दे रही हूँ। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करोगे, आपको एक बल्ब लगाना है, मैंने एक बल्ब लगा दिया। और क्या जोड़ सकते हो, यहाँ पे एक एमीटर जोड़ो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एमीटर जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब अभी मैंने बताया है एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा होगा, बैटरी के पॉजिटिव से। तो एमीटर का ये वाला साइड नेगेटिव होगा, ये वाला साइड पॉजिटिव होगा, है ना। तो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जुड़ गया, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ गया। ठीक है, अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया हमने, तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा और आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम के लिए आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आपने मैग्नेट सबने यूज किया है। ठीक है, मैग्नेट में क्या करते हो, एक मैग्नेट के पास जब कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हो तो आपने वहां पे कुछ फोर्स देखा होगा, है ना, कि क्या हो रहा है। जैसे आप एक मैग्नेट लिए हो, इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट ले आ रहे हो,
तो या तो वो क्या करता है, चिपक जाता है, या तो वो एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो आपका मैग्नेट है इसके आसपास कुछ दूर तक क्या है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मतलब कुछ दूर तक क्या होगा, इस मैग्नेट का प्रभाव होगा। जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को ले आओगे तो उसे वो जो इफेक्ट है, वो जो फोर्स है, वो महसूस होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होता है, ये तो मैग्नेट में हमने देख लिया, ऐसा ही सेम कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी वेयर इट exerts force on another charge is called electric field। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपने कोई क्या लिया है, चार्ज्ड बॉडी लिया है। ठीक है, मैंने एक चार्ज्ड बॉडी लिया, मान लिया मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास मान लेते हैं इतने दूर तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसके आसपास क्या होगा, कुछ दूर तक इसका इफेक्ट होगा, है ना। अगर मैं इस जगह पे क्या करूँ, कोई दूसरा चार्ज ले आऊँ, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले आऊँ, तो वो या तो इससे चिपकेगा या तो इससे दूर जाएगा। ठीक है, तो जिस एरिया में मैं इस ऑब्जेक्ट को ले आ रही हूँ और ये जो फोर्स लग रहा है, इसी एरिया को, ये जो आपका एरिया है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसे हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक, इसको हम लोग और अच्छे से देखो यहाँ डायग्राम में समझ सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताया था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में करंट वापस आती हुई दिखती है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए देखो एरो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, एरो बाहर दिख रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव से जो तुम्हारा चार्ज है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, और वैसे ही ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तुम्हारा चार्ज क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, जो चार्ज है, जो करंट है तुम्हारा, वो वहाँ पे वापस नेगेटिव में आ रहा है। ठीक, तो ये जितना एरिया है जहाँ तक क्या है, उस आवेश का मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो करंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जितने दूर तक हमें इसका प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, इस एरिया को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और वो हमारा नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट किससे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/Q। ठीक है, ई क्या होता है, F/Q होता है। Q अभी हमने पढ़ा था, Q हमारा चार्ज है। यहाँ पे जहां भी आप Q देखोगे, Q आपका क्या होगा, चार्ज या आवेश होगा। ठीक, F यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो, जब यहाँ पे मैं कोई और ऑब्जेक्ट ले आऊंगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ला रही हूँ जिसमें प्लस ही है, ठीक है, जिसमें प्लस चार्ज है, तो सेम क्या, देखो यहाँ पे चार्जेस क्या है, सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जैसे आपके मैग्नेट में होता है, जब आप नॉर्थ सेम पोल को पास में ले आते हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे आपने नॉर्थ नॉर्थ पोल को एक साथ रख दिया, साउथ साउथ पोल को एक साथ रख दिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अगर आप क्या कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को रख रहे हो, तो ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, अट्रैक्शन होता है इनमें। ठीक है, तो वैसे ही जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रखा, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा, रिपल करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो वही E क्या होता है आपका, F/Q होता है, जहाँ F आपका क्या है, फोर्स है, और Q आपका क्या है, चार्ज है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, फॉर्मूला। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसमें आपको फोर्स पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, तो आप क्या निकाल लेंगे, E निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, ये पर, और चार्ज का SI यूनिट होता है कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम क्या हो जाएगा, SI यूनिट। ठीक है,
अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या होता है। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर समझते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं, ये हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, जिसको हमने कहाँ रखा है, इनफाइनाइट मतलब समझ लो बहुत दूरी पर रखा हुआ है, या हमें उसका जगह नहीं पता है, हम उसको कहीं से ले आ रहे हैं। तो ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसको आप एक पॉइंट से कहाँ ले आ रहे हो, दूसरे पॉइंट में ले आके रख रहे हो। मैं इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले आके रख रही हूँ। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रख रही हूँ। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ले आने में कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज को या प्लस क्यू आवेश को यहाँ से उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रखने के लिए जो मुझे काम करना पड़ेगा, इसी काम को, इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मूव करने में, इसको हटाने में जो आप वर्क डन कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, विभवांतर कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको डिनोट किससे किया जाता है, V से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे W क्या है, आपका वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W अपॉन Q। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है V इक्वल्स टू W अपॉन Q, हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का फॉर्मूला है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, इसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, ठीक है, हमने 1 एम्पियर का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो उनके साथ साथ सबका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबका ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए, कौन सी चीज क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे W लिखा है तो मुझे पता होना चाहिए W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, Q चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, ओम्स रूल। ठीक है, ओम्स रूल ये बहुत ही सिंपल है, और जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जैसे हमने चार्ज पढ़ा है ना, R पढ़ा हुआ है, सॉरी Q पढ़ा हुआ है, चार्ज पढ़ा, V पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, I पढ़ा, करंट। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में क्या है, यहाँ पे रिलेशन दिया गया है जिसे हम ओम्स रूल कहते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ओम्स लॉ किसने दिया था और कब दिया था, सो 1827 में द फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जो जिन्होंने क्या किया था, 1827 में इस रूल को दिया था, इस लॉ को बताया था, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन, किन में रिलेशन बताया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस में बताया, रेजिस्टेंस में बताया, और इलेक्ट्रिक करंट में बताया। इन्होंने, जो हमारे जॉर्ज साइमन ओम थे, इन्होंने रिलेशन बताया था किसमें किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे शो करते हैं, V से। ठीक है, रेजिस्टेंस को शो करते हैं R से, और इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या है, I है। तो इन तीनों के बीच में इन्होंने क्या किया था, एक रिलेशन दिया था, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, ओम्स लॉ किया। ओम्स लॉ या ओम्स रूल इन्होंने नेमिंग दी थी। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अब हमें V, I और R, ये तो पता चल गया कि V I R में यहाँ पे रिलेशन है। होता क्या है उसको देखते हैं। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन्स। देखो V I R में रिलेशन किस तरह से रहेगा, तो आपने कोई कंडक्टर लिया है, ठीक है, और ये कंडक्टर कहाँ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा हुआ है। तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो भी I करंट फ्लो हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइन लगा हुआ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जब आप इस कंडक्टर का क्या करेंगे, करंट बढ़ाएंगे, I बढ़ाएंगे,
तो क्या होगा, आपका जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये जो हमारा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये यही रिलेशन बताता है कि अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब इंक्रीज करोगे तो आपका करंट भी इंक्रीज होगा। तो ये रिलेशन, ये लॉ हमें किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं, ओम्स रूल कहते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो v इक्वल्स टू क्या है, इस साइन को हटाने के लिए हमने r यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारा r आ गया, ये v इक्वल्स टू आई आर हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया है, जहाँ पे v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा करंट है और R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, R का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, और ओम का साइन क्या होता है, इस तरीके से हम ओम को डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम में भी बताया गया है वी आई आर में जो रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट थे साइमन ओम, इन्होंने क्या किया था, एक हमें ग्राफ भी दिया था। इस ग्राफ में उन्होंने क्या बताया कि जब कभी भी आप करंट और वोल्टेज, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो करंट और वोल्टेज V और I में जब भी आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। ठीक है, जब क्या होगा, R आपका कांस्टेंट है, तो आप ये वाला जो ग्राफ है, इसको भी आपको जब आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, मैंने एक चीज़ और इंक्लूड कर दिया है कि जब आपका जो कांस्टेंट, जो आपका रेजिस्टेंस R कांस्टेंट नहीं होगा, तब क्या होगा कि आपको एक कर्व मिलेगा। जब आप ग्राफ खींचोगे तो इस तरीके से एक कर्व मिल जाएगा, बस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक, अब देखो 1 ओम, अब अभी हमने 1 एम्पियर को पढ़ा था, वैसे ही अब हम 1 ओम को भी पढ़ेंगे। तो 1 ओम क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या है आपका, V इक्वल्स टू आई आर है। यहाँ से आपको R निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, V अपॉन आई हो जाएगा फॉर्मूला। हमें R निकालना है, रेजिस्टेंस, क्योंकि हम 1 ओम को डिफाइन कर रहे हैं ना, और ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, तो अब आप 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे, तो जब किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, कब, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, है ना, 1 वोल्ट हो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और उनमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही हो, तो इसे हम बोलते हैं 1 ओम। ये हमारा हो जाएगा 1 ओम का डेफिनेशन। ठीक है, तो 1 ओम इक्वल्स टू क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये हमारा किस तरीके से लिखा हुआ है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला किसका, 1 ओम का। ठीक है, चलिए, ये हमारा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। देखिए, इसके बाद हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है। अभी हमने रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट पढ़ा ओम, है ना। हमने R को इंट्रोड्यूस कब किया, जब हमने V और I में रिलेशन बताया, मतलब ओम्स लॉ में हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया था, जो हमने कांस्टेंट यूज किया था R, वही R आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब हम उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है, ये एक तरह का प्रतिरोध आप समझ सकते हैं, ये एक तरह का रुकावट है या बाधा है, प्रतिरोध। ठीक है, जैसे आपने कोई कंडक्टर लिया है, ठीक, अच्छी तरीके से बना लेते हैं, ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, चार्ज फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, एक करंट एक और लेती हूँ, जिसमें क्या है, हाँ, मैंने इसी का जो हमारा ऊपर कंडक्टर था, इस कंडक्टर को मैंने बीच में क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जगह बहुत कम है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे आ रहे थे, है ना, यहाँ पे 2-3 इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ रहे थे, अब यहाँ से क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएगा, मतलब बहुत ही धीरे धीरे यहाँ से करंट फ्लो होगा, रुकावट बनेगा, है ना। तो इसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध कहते हैं।
जो करंट को अच्छी तरीके से फ्लो नहीं होने देता किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, रुकावट डालता है, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? आर से। फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। कहाँ से आया ये? ओम्स लॉ से। आई इक्वल टू वी आर था, यहाँ से हमने वी को क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है, सॉरी, वी इक्वल्स टू आई आर था ओम्स लॉ, और यहाँ से मुझे आर निकालना था, तो वी अपॉन आई हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आर आपका क्या है? रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसा यूनिट अभी हमने देखा था, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब कंडक्टेंस चालकता क्या होती है? तो चालकता को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और चालकता, चालकता को आप कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी कंडक्टर या चालक की क्षमता या एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर मैंने ले लिया, चालक ले लिया, ठीक है। तो ये चालक जो हमारा कंडक्टर है, इसकी क्षमता या एबिलिटी जो क्या कर रही है? इस कंडक्टर में से करंट को फ्लो होने दे रही है, चार्ज को फ्लो होने दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस या फिर चालकता कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है? साइन है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, और हमने अभी रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, तो हमें रेजिस्टेंस देखना है कि रेजिस्टेंस आपका जो प्रतिरोध है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है, कुछ चीज़ें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। तो पहला क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ पर आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मान लो ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, और मैंने इसी कंडक्टर का लेंथ क्या किया? बढ़ा दिया। ठीक, तो जितना छोटा हमारा कंडक्टर रहेगा, उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? उतना कम होगा। जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ाते जाओगे, आपका प्रतिरोध, जो आपका रेजिस्टेंस है, वो भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ। जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा रहे हो, उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जब आप एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये है कंडक्टर, ठीक है, मुझे इसका एरिया बढ़ाना है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, एरिया मैंने बढ़ा दिया, है ना। अब देखिए, मुझे आप खुद सोच सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम पास होंगे। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, जो बाधा है, वो कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे एरिया, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ठीक है, उसके बाद वैसे ही नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर आप क्या कर रहे हो? कोई लोहा ले रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा? करंट बहुत ही इजीली फ्लो होगा। और अगर उसी लोहे की बजाय मैं क्या करूँ? किसी लकड़ी के कोई ऑब्जेक्ट को ले लूँ, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए, हमें ये दो रिलेशन मिला है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। जब इसे मैं क्या करूँगी? मिला के लिखूंगी, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। इसे हटाने के लिए मैं क्या करूँगी? एक कांस्टेंट यूज करूँगी, जिसे हम कहते हैं रो। यहाँ पे साइन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी है, आर इक्वल टू रो L/A। ठीक है, ये नहीं है, इसको हटा देना। तो आर इक्वल टू रो L/A, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारा रो क्या है? ये जो साइन दिख रहा है, रो इज अ रिलेशनल कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता कहते हैं हिंदी में। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। इसको भी हमें ध्यान रखना है। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर होता है। ठीक है, अब इसी पर एक क्या है? क्वेश्चन है, देखिए,
सेम उसी फॉर्मूले पे R इक्वल्स टू रो L अपॉन A पर क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अ वायर विथ 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस हमें R दिया गया है, इज मेल्टेड एंड अ न्यू वायर मेड विथ डबल द क्रॉस सेक्शन, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। अब हमें एक कंडक्टर, एक वायर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ठीक। उसको हम क्या कर रहे हैं, नया वायर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको पिघलाएंगे, ठीक है, और पिघलाकर एक नया वायर बनाएंगे। तो हमें बताना है कि उस नए वायर का जो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो आर हमें फाइंड करना है, ठीक। तो देखो गिवन क्या है, हमें आर दिया है 8 ओम, हमने लिख दिया, ठीक है। व्हेन द थिकनेस ऑफ द वायर इज डबल्ड, अब जब आपके वायर की थिकनेस को क्या किया जाए, डबल किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, एज द वॉल्यूम ऑफ मेटल इज फिक्स्ड द लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीजेस बाय हाफ, वी नो दैट। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, मैं यहाँ पे इस डायग्राम में समझाती हूँ आपको। ये हमें एक तार दिया गया है, ठीक है, इस तार की लंबाई क्या है, लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ये जो एरिया दिख रहा है इसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है, क्रॉस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये एरिया, ये हमें तार दिया गया। अब इस तार को आपको पिघलाना है और एक नया तार बनाना है, और आपको बताना है कि उस नए तार का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कितना होगा, और इसका आर कितना दिया है, 8 ओम दिया गया है, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर हम इस कंडक्टर का क्या करें, जो लेंथ है, जो वॉल्यूम है, जो एरिया है, उसको क्या कर दे, डबल कर दे। तो देखो यहाँ पे एरिया A था, यहाँ पे एरिया 2A हो गया, डबल कर दिया हमने, ठीक है, ये हमारी नई वायर है, ठीक। उसके बाद जब हमने एरिया बढ़ा दिया इस तार का, अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एल हमारा पहले लेंथ था, अब एल अपॉन 2 हो गया, हाफ हो गया, पहले के कंपैरिजन में आधा हो गया हमारा लंबाई, ठीक है। अब हमें उसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए फॉर्मूला रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्या था, रेजिस्टिविटी रो इनटू लेंथ ऑफ वायर एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये फॉर्मूला था। इसमें हमें पता क्या क्या है, ए पता है, सॉरी आर पता है, तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए हमारा ये पुराना वाला है, ठीक है, इस वाले तार का। नए तार का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग आर न्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रो, जो हमारा लेंथ है वो क्या हुआ है, आधा हुआ है, और जो हमारा एरिया है वो क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन 4A हो जाएगा, है ना। रो इक्वल्स टू एल अपॉन 4A हो जाएगा, ये 2 और ये 2 इंटू हो जाएंगे, तो ये हमारा आर न्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, जो नया आर निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आर डैश हमें निकालना है, तो पहले मैं रखूंगी आर एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, और ये इसका क्या है, रो एल अपॉन 4A। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो L है आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, A इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4A इंटू एल आ जाएगा अपॉन L इंटू A आ जाएगा। यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या बच रहा है, 1/4, ठीक है। और R, ठीक, R आपका क्या है, ये वाला R है, हम R न्यू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, R न्यू, ये R डैश इक्वल्स टू ऊपर R अपॉन में 4, यहाँ 1/4 बच रहा था ना, जब आप इसको जब आप पलट दोगे, ठीक है, तो R अपॉन A हुआ, R की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 8 ओम दी गई है, 8 यहाँ पे रख दिया अपॉन 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 ओम हमारा क्या आ गया, R न्यू आ गया। मतलब जो हमने नया पिघला के जो नया वायर बनाया है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारे जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। जब आप घर में सर्किट बना रहे हो तो हम 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं, ठीक है, क्रम का यूज करते हैं। जैसे देखिए, whenever a circuit contains more than one resistance,
द रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन द फॉलोइंग टू वेज। पहला सीरीज होता है, देखिए पहला सीरीज कॉम्बिनेशन है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्किट बनाते हैं, तो हम दो तरह का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। पहला हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन इसको श्रेणी कहते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको हम हिंदी में समानांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, देखिए सीरीज क्या है, जैसे कि हमारे पास दो से ज्यादा बल्ब है, ठीक है, तो ये क्या है, हमने एक लाइन में ही जोड़ा है, ये सीरीज है, और हमने एक के नीचे एक जोड़ा, ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए सीरीज और पैरेलल को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब मैंने आपको क्या किया है, एक सर्किट बनाने बोला है, मैंने आपको तीन रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है, R1 R2 R3 आपको तीन रेजिस्टेंस दे दिया है मैंने, ठीक, और मैंने क्या किया है, आपको एक सर्किट बनाना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है, और उन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है। सीरीज का मतलब एक के बाद एक जोड़ना है। जैसे देखो यहाँ पे R1 R2 R3 है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, R1 R2 और R3, ठीक है। तो इस सर्किट को पहले समझते हैं। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन को आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, R1 मैंने एक पहला रेजिस्टेंस लिया, मैं इस रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल से, है ना, ये R1 का पहला पॉइंट है, ये दूसरा, या फिर पहला टर्मिनल है, ये दूसरा, तो जब R1 के दूसरे टर्मिनल से मैं R2 के पहले टर्मिनल को जोड़ूंगी, और R2 के दूसरे टर्मिनल से R3 के पहले टर्मिनल को मैं क्या करूंगी, जोड़ूंगी, और क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में मैं क्या क्या लगाऊंगी, मैंने एक बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे और क्या क्या लगाया है, V1 V2 V3, ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसको हमने, इन सारी चीज़ों को हमने अभी आगे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने अभी बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखो, इफ द करंट फ्लोइंग इन द करंट इज I, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैटरी जोड़ा है हमने, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, ऑफ कैसे होता, अगर मैं ऐसे छोड़ देती, ये ऑफ होता, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्विच ऑन है, तो मैंने स्विच ऑन कर दिया, प्लस से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा, ये I करंट जा रहा है, यहाँ पे आया, ठीक है, अभी I करंट ही आपका क्या होगा, पूरे सर्किट में फ्लो होगा। और देखो एमीटर के नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा गया है। ठीक है, तो सर्किट ऐसा ही बनाना है, पॉजिटिव को इधर और नेगेटिव को इधर नहीं करना है, आपका सर्किट गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम होता है, इसमें हमारा जो करंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, करंट डिवाइड नहीं होता। ठीक है, देखिए जो करंट यहाँ से आ रहा है वही करंट पूरे तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। ठीक, इसमें क्या चेंज होता है, इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है। देखो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है, तो तीनों रेजिस्टेंस का अपना अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, बट करंट सब में I ही फ्लो हो रही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, है ना, तो V1 के लिए ओम लॉ क्या हो जाएगा, V1 के लिए करंट I ही है और रेजिस्टेंस क्या है, R1, V2 के लिए क्या हो जाएगा, I R2, और V3 के लिए I R3, ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस, हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो V = V1 + V2 + V3 कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों के हिसाब से अगर हम इन दोनों को मिला के लिखें तो V की वैल्यू कितनी है, IR है, V1 की वैल्यू IR1, IR2, IR3। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो IR है, इस पूरे में से I कॉमन निकाल दो, तो क्या बच जाएगा, R1, R2, R3, ये I और I क्या होगा, कैंसर, तो फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, R1 R = R1 + R2 + R3, ये हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनाना है, पॉजिटिव का जो पॉजिटिव टर्मिनल जिसके पॉजिटिव से जुड़ा है पॉजिटिव से ही जोड़ना है, जो नेगेटिव से जुड़ा है उसे नेगेटिव से ही जोड़ना है। ठीक है, आप
सीरीज कॉम्बिनेशन को सेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो जैसे सीरीज में मैंने 3 रेजिस्टेंस जोड़ा था, एक के बाद एक जोड़ा था। पैरेलल में क्या होता है, हम एक के नीचे एक जोड़ते हैं। ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, मैंने 3 रेजिस्टेंस को एक के नीचे एक जोड़ा है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समानांतर क्रम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R1 R2 R3 है, इसके बीच में मैंने क्या लगाया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है, उसके बाद एक बैटरी लगाई है, एक स्विच लगाया है और एक एमीटर लगाया है, ठीक है। एमीटर अगेन देखो नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है। अब देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा, है ना, करंट I आ रहा है। अब यहाँ पे करंट के पास 3 रास्ते हैं, एक ये एक ये एक ये। तो यहाँ से जो करंट जा रही है वो हमारी I1 है, यहाँ से जो जा रही है वो I2 है और यहाँ से जो जा रही है वो I3। इसका मतलब इसके पहले हमने श्रेणी सीरीज में क्या देखा था, करंट डिवाइड नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V डिवाइड होता है, V1 V2 V3 था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में समानांतर क्रम में क्या होगा, आपका करंट डिवाइड होगा I1 I2 I3, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो कांस्टेंट है। हमने एक ही V यूज किया है तीनों R के लिए, ठीक। ये ही डिफरेंस है दोनों में, सीरीज और पैरेलल में, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग जितनी चीजें मैंने बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आप एक बार इसको रीड कर लेना। अब देखिए जो हमारा अगेन हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। मुझे I चाहिए, करंट चाहिए, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू ये R इंटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो I1 के लिए हमारा जो ओम्स लॉ होगा वो क्या बनेगा, V अपॉन R1, I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। अब हमें टोटल करंट चाहिए, है ना, टोटल करंट चाहिए। ये देखिए यहाँ पे I इक्वल टू V जो मैंने यहाँ बताया, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो अब हमें टोटल करंट चाहिए, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। I हमारा क्या है, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेप और आएगा, ठीक है, ये गलत है। I की जगह क्या रखोगे, V अपॉन R, I1 की जगह क्या रखोगे, V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3, ठीक है। ये वाली लाइन डायरेक्ट आ गई है, इसको नहीं लिखना है, पहले ये लिखना है। तो I1 I2 I3 की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी, ठीक है। अब फिर से मैं क्या करूँगी, यहाँ से V कॉमन निकालूंगी, तो V अपॉन R है, V मैंने कॉमन निकाल दिया, R1 R2 R3 हो गया, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये वाला I अपॉन R इक्वल्स टू I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सीरीज में आपका क्या था, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था। पैरेलल हमारा अपॉन में होता है, डिवाइड में होता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो ये हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम, ठीक। अब देखिए एक और आता है हमारा किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल ये भी बहुत सिंपल सा है, ये बताता हमें क्या है कि जब आप क्या करते हैं, कोई जंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, देखो ये एक जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से करंट हमारी आ रही है और यहाँ से करंट हमारी क्या हो रही है, जा रही है। तो किरचॉफ लॉ क्या बताता है कि किसी भी जंक्शन में आने वाली धारा, किसी भी जंक्शन में आने वाला करंट और उस जंक्शन से बाहर निकलने वाला करंट इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे धारा आ कितनी रही है, I करंट आ रहा है, ठीक है, I करंट आ रहा है और यहाँ से करंट निकल कितना रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो I करंट हमारा आ रहा है, इक्वल किसके बराबर है, यहाँ से करंट I1 I2 I3 निकल रहे हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये पूरे करंट क्या है, देखो बराबर है, I के बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ठीक है। और अगर मैं इसको प्लस में सबको माइनस में ला दूं इस तरफ, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा किरचॉफ लॉ बताता है कि किसी जंक्शन में आने वाली करंट और वहां से निकलने वाली करंट क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो I1 I2 I3 करंट हमारी क्या हो रही है, इस जंक्शन में आ रही है,
और यहाँ से आई करंट हमारी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, I के बराबर है। इस I को इस तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। यही चीजें यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, किरचॉफ रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के और जो के आवेश संरक्षण का नियम होता है। आवेश संरक्षण का मतलब जितनी करंट आ रही है उतनी ही बाहर जा रही है, ना कोई एक्स्ट्रा करंट निकल रहा है ना कोई एक्स्ट्रा करंट आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आवेश संरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट, ये रूल क्या बताता है, द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। जो मैंने बताया, जितना एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। ठीक है, देयर इज नो स्टोरेज ऑफ करंट, यहाँ पे करंट का कोई भी स्टोरेज नहीं होता। लास्ट पॉइंट क्या है, इसे हम जंक्शन रूल या नोडल रूल भी कहते हैं, नोडल रूल ऑफ करंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्मल रूल ऑफ जूल या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी इसी साल का सॉरी 25 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सॉरी 26 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं थर्मल रूल ऑफ जूल या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो हीटिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे, हीट प्रोड्यूस, सो द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जूल हीटिंग। जूल हीटिंग को आप डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, जूल हीटिंग को आप डिफाइन कैसे करेंगे। जूल हीटिंग क्या होता है, जब आप किसी भी कंडक्टर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, हीट। आपने घर में ही एग्जांपल देखा होगा, आपके घर में कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से जल रहा है, आपने पहले वाले वो जो येलो वाले बल्ब आते हैं उनको देखा होगा। अगर आपने बहुत टाइम से बल्ब को जला के रखा है तो वो बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या है, जूल हीटिंग है, कि जब आप किसी भी कंडक्टर को हीट दे रहे हो और वो क्या हो रहा है, आपका गर्म हो जा रहा है, तो ये हमारा है जूल हीटिंग। ठीक है, इसके लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, चार्ज फ्लोइंग इन टी सेकेंड। अब किसी भी उस कंडक्टर से टी सेकेंड में, कंडक्टर से टी सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होगा, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, W इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, सॉरी W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी है। ठीक, तो Q इंटू वी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे, इसको हम इक्वेशन दे सकते हैं, Q इक्वल टू आई इंटू टी है, यहाँ पे Q की जगह मैं क्या रख करूँगी, आई इंटू टी को पुट कर दूंगी। तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, W इक्वल्स टू वी आई टी। ये जो आई टी है ये कहाँ से आया है, मैंने Q की जगह आई टी रख दिया। ठीक है, अब जो वर्क डन है, हीट प्रोड्यूस, आपका जो W है वो आपके किसके बराबर है, H के बराबर है। जो वर्क डन हो रहा है वो हीट के बराबर है। ठीक है, तो मैंने W की जगह क्या रख दिया, H रख दिया, इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। अब हम ओम लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, है ना, जहाँ V आपका पोटेंशियल डिफरेंस था, I करंट था और R क्या है, रेजिस्टेंस है। सब्स्टिट्यूटिंग V इक्वल्स टू आई आर। अब इसी फॉर्मूले में सेम अगेन हम क्या करेंगे, V की जगह मैंने क्या कर दिया, आई आर। एक बार मैं यहाँ पे और बता रही हूँ, देखो W इक्वल्स टू क्यू वी था, Q की जगह मैंने क्या रख दिया, आई टी रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद V की जगह ये W था, W की जगह मैंने क्या कर दिया है, H। वर्क आपका हीट के बराबर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, V की जगह क्या रख रही हूँ, आई आर रख रही हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बचेगा, आई आई दो बार है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आर टी। तो ये मेरा बन गया हीट। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यही हमारा क्या है, जूल्स लॉ हीटिंग है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक पावर ये आज का हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो द रेट एट विच, ऐसा समय, ऐसा दर जिस पर आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किसमें, किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा रेट या ऐसी दर जिस पर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम
इलेक्ट्रिक पावर या फिर विद्युत शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखो पावर जो इलेक्ट्रिक पावर है इसको हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क हमारा अभी इसके पहले ही हमने देखा था W इक्वल्स टू VIT, ठीक है। अब ये जो VIT है आपका, एक सेकेंड आप इसको देखें, पहले इसको छोड़ के पहले ये समझ लो, इलेक्ट्रिक पावर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल्स टू जितने समय में जितना काम किया, वर्क डन रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। शक्ति पावर आपने इसी तरह से पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही आपकी एनर्जी क्या हो रही है, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो P इक्वल्स टू W अपॉन T ये फॉर्मूला होता है। अब W की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, VIT रख सकती हूँ, अपॉन T है, T से T कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल गया VI। तो आप लोग P इक्वल्स टू VI भी लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला है पावर का, ये भी पावर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हो जाएंगे। और देखिए क्या है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर P से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट कितना होता है, वॉट होता है, और डिनोट किया जाता है W से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर, ये विद्युत शक्ति क्या था आज का आपका लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 जो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर था ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप इसी स्लाइड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको इन स्लाइड्स की या फिर इसका PDF चाहिए तो आप PDF करके क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इजी एक्सप्लेनेशन के लिए आप अगेन क्या कर सकते हैं, PS कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन की डिटेल्स क्या होंगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।